जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, हम लोग पिछले क्लास में हिंदी की 5 वीडियो पढ़ चुके हैं। हिंदी की एक समान परिचय हम लोगों ने देखा। आज हम लोगों का फर्स्ट यूनिट शुरू होने वाला है, वर्ण विचार यानी कि वर्णमाला। हम लोग अपने सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं। आज फर्स्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार यानी कि वर्णमाला। आप लोगों को लगातार वीडियो मिल रही है, लेकिन मैथ की वीडियो आप लोगों को अभी मिल नहीं पा रही। सर की तबीयत कुछ ख़राब होने के कारण आप लोगों को मैथ की वीडियो मिल नहीं रही है, लेकिन जल्द ही सर जो है मैथ का वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तो आइए चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे वर्णमाला। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्णमाला की। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वर्णमाला में व्याकरण हम लोगों को पढ़ना है। तो जानते हैं व्याकरण होता क्या है। तो हेडिंग लगाइएगा आप लोग, व्याकरण। अब व्याकरण का बहुत बार पूछा गया शाब्दिक विच्छेद क्या होता है। तो व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद होता है विधन आधन करण। इसका क्या है शाब्दिक विच्छेद। अगर कोई पूछे व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या होगा तो आप लोग बताएंगे विधन आधन करण। ये क्या है? ये व्याकरण का शाब्दिक उद्देश्य है, शाब्दिक विच्छेद है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि भली प्रकार से समझना, भली प्रकार से समझना। कोई पूछे व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या होता है तो आप लोग बताइएगा विधन आधन करण। बी का अर्थ होता है विशेष प्रकार यानी भली, आ का अर्थ होता है प्रकार और करण का अर्थ होता है समझना। तो पहले यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या होता है। तो विधन आधन करण और व्याकरण का अर्थ क्या होगा तो भली प्रकार से समझना। तो आप लोग अब हम लोग देखते हैं व्याकरण की डिफिनेशन, परिभाषा। परिभाषा साथियों पूछेगा व्याकरण की परिभाषा क्या होती है तो आप लोग बताया गया कि व्याकरण एक पुस्तक है या ग्रंथ है जो भाषा का, व्याकरण एक पुस्तक या एक ग्रंथ है जो भाषा का शुद्ध ज्ञान, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, का प्रयोग हमें सिखाती है। कोई पूछेगा व्याकरण परिभाषा क्या होती है, बता दीजिए व्याकरण एक पुस्तक है या ग्रंथ है जो भाषा का शुद्ध ज्ञान, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन का प्रयोग हमें सिखाती है। सिखाती है। कोई भी भाषा हो तो बता दीजिए व्याकरण एक पुस्तक है, ग्रंथ है जो व्याकरण का शुद्ध ज्ञान, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन का प्रयोग हमें सिखाती है। ये तो हुआ व्याकरण के बारे में जानकारी। कोई पूछेगा बताइए व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद होता है विधन आधन करण और व्याकरण का अर्थ क्या होता है भली प्रकार से समझना। बी का अर्थ होता है विशेष प्रकार से यानी भली, आ का अर्थ होता है प्रकार और करण का अर्थ होता है समझना। तो व्याकरण एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है जो भाषा के शुद्ध ज्ञान, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन का प्रयोग हमें सिखाती है। किसी भाषा का हमको शुद्ध लेखन कैसे करना है, शुद्ध
उसका हमको कैसे ज्ञान होगा, शुद्ध उसका प्रयोग कैसे करना है, ये हमें सिखाती है व्याकरण। तो इसको आप एक बार नोट करिएगा। हम लोग ने परिभाषा देखा व्याकरण का, अब हम लोग देखें व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग पूछेगा तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। 3 अंग होते हैं। जो पहला होता है उसको कहते हैं वर्ण, दूसरा होता है उसको कहते हैं शब्द, और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं वाक्य। अगर पूछ लेगा तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं तो आप लोग बताएंगे 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वर्ण, एक होता है शब्द, एक होता है वाक्य। तो हम संपूर्ण हिंदी को 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे वर्ण विचार जो आज हमारा पहला यूनिट है, और दूसरा पढ़ेंगे शब्द विचार जो दूसरा यूनिट होगा, और तीसरा पढ़ेंगे हम वाक्य विचार जो हमारा तीसरा यूनिट होगा। उसके बाद हम लोग हिंदी साहित्य देखेंगे। इस 4 भागों में हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो पूछ लेगा व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्णों से मिलकर शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। तो हम लोग संपूर्ण हिंदी को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं, वर्ण विचार और शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आज हम लोग पहला यूनिट अपना शुरू करने जा रहे हैं, जो हेडिंग डाला हुआ है वर्ण विचार। संपूर्ण हिंदी को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। तो कौन कौन से? लिख लीजिएगा। संपूर्ण हिंदी को हिंदी को 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में किसी में बांट सकते हैं। एक होगा हम लोगों का वाक्य, वर्ण विचार, और दूसरा होगा शब्द विचार, और तीसरा होगा वाक्य विचार। तो पहली यूनिट हम लोग शुरू करने वाले हैं वर्ण विचार। तो इसके बाद आप लोग हेडिंग लगाइएगा वर्ण विचार का। हम लोग देखते हैं वर्ण विचार। अब वर्ण विचार क्या होता है? वर्णों के शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग, शुद्ध उच्चारण को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। कोई पूछ लेगा वर्ण विचार क्या होता है, तो वर्णों के शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग, शुद्ध उच्चारण के प्रयोग का ज्ञान क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा वर्णों के शुद्ध लेखन, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग, के ज्ञान को हम वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण विचार कहते हैं।
यानी कि हमको इसमें वर्णों पर विचार करना है। वर्णों का शुद्ध लेखन कैसे होगा, शुद्ध उच्चारण कैसे होगा, शुद्ध प्रयोग कैसे होगा, इन सभी का ज्ञान हम किस में करेंगे, वर्ण विचार में करेंगे। तो बहुत बार पूछा गया है, 2 सवाल यहाँ से पूछा जाता है। एक पूछा जाता है इसमें, आप लोग नोट के, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। कोई पूछ लेगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे मैं कह दूं कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऐसे डाट 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 हम लोग ऐसे एक व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं। और इसी में पूछ लेता है वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। व्यवस्थित समूह जब लगेगा तब वर्णमाला कहलाएगा, और जब कहेगा वर्णों के सार्थक समूह को तब हम लोग शब्द कहेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ का, म, ल, देखिए ये भी वर्ण हैं, का हुआ, माँ और ला, 3 वर्ण हैं। इसके सार्थक समूह को क्या कहेंगे, हम शब्द कहेंगे। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। ये बहुत छोटा सा अंतर है, अगर ध्यान नहीं दिया जाता है बहुत बार गलती हो जाती है। लेकिन आप लोग गलती मत करिएगा, जब व्यवस्थित समूह लिखा रहेगा तो वर्णमाला होगा, अगर सार्थक समूह लिखा है तो वहाँ पर शब्द होगा। क्योंकि ये देखो 3 वर्ण से मिल के बना है, का, मा, ल, तो वर्णों का सार्थक समूह है। और वर्णों के मतलब क्रम के अनुसार, छोटा आ के बाद बड़ा आएगा, छोटी ई के बाद बड़ी ई, फिर छोटा ओ के बाद बड़ा हुआ, एक क्रम के अनुसार व्यवस्थित रूप में है। इसे वर्णमाला कहेंगे, इसको कहेंगे क्या, सार्थक समूह को शब्द कहेंगे। आप लोग गलती मत करिएगा। सार्थक का मतलब ये है, कमल का तो अर्थ निकल रहा है, कमल एक फूल है, कमल का अर्थ निकल रहा है, इसलिए सार्थक समूह को क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। अगर अर्थ निकल रहा है तब शब्द है, अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो वर्ण है। आ का मतलब कुछ होगा नहीं, आ तो वाह एक वर्ण है, लेकिन कमल का मतलब एक फूल है, एक अर्थ निकल रहा है। तो बहुत ध्यान रखें, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला और सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने देखा कि व्याकरण क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा वर्ण विचार किसे कहते हैं, फिर हमने देखा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब बात आती है वर्ण होता क्या है। अब हम लोग बात करेंगे वर्ण पे, हेडिंग लगाइएगा आप लोग, वर्ण। वर्ण जो है ध्वनि से बनती है। वर्ण किससे बनती है, या ध्वनि से बनती है, ध्वनि से बनती है। अब बात ये उठता है कि ध्वनि है क्या। ध्वनि क्या है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है, कहलाती है। वर्ण किससे बनते हैं, वर्ण ध्वनि से बनते हैं। और ध्वनि क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई।
मौखिक इकाई होती है। अगर मौखिक इकाई शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी समझ लीजिए ध्वनि कह रहा है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। पूछेगा वर्ड क्या होते हैं? वर्ड ध्वनि से बनती है। ध्वनि क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। तो बता दीजिए कि अब पूछेगा वर्ड किसे कहते हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। वर्ड कहते हैं। क्लियर रहेगा? पूछेगा वर्ड क्या होता है, बता दीजिएगा वर्ड ध्वनि से बनती है। ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। अच्छा, वर्ड क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को अगर लिखित रूप दे देगा तो वर्ड होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ का यहाँ पर ध्वनि है। जब तक मैं लिखूंगा नहीं तब तक वर्ड नहीं है, का ध्वनि है। अब मैंने यहाँ पर का लिख दिया तो ये क्या हो गया? ये हो गया वर्ड। का क्या हो गया? का हो गया वर्ड। इसलिए बताइए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। जैसे का और खा, मैं बोल रहा हूँ, मैं का, खा, गा, घा बोल रहा हूँ, ये ध्वनि। जब तक मैं लिखूंगा नहीं तब तक वो वर्ड नहीं है। का वर्ड है। मैंने खा बोला, ध्वनि है, लेकिन मैंने लिख दिया तो ये क्या हो गया? वर्ड हो गया। आप लोगों को मैंने वर्ड बताया। वर्ड कोई पूछेगा, बताइए ध्वनि से बनती है। ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। और पूछ लेगा वर्ड क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। जैसे का और खा क्या है? एक वर्ड है। वर्ड को हम लोग लिपि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ड को क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह भी कहते हैं। हमने लिपि बताया था। लिपि क्या होता है? लिखने का तरीका या ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। तो वर्ड को लिपि चिन्ह भी कहते हैं। कहीं कहीं अगर पूछ लेगा लिपि चिन्ह क्या है तो वर्ड ही समझिएगा आप लोग। अब बात करते हैं अक्षर क्या होता है। अक्षर बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आप लोग सीधी बताइएगा अक्षर के बारे में। अक्षर का शाब्दिक अर्थ था आ मतलब नहीं, क्षर मतलब जो क्षर नहीं हो, मतलब जिसका क्षर नहीं हो क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। आप लोग बता दीजिएगा कि सभी वर्ड अक्षर होते हैं। सभी वर्ड अक्षर होते हैं। सभी वर्ड अक्षर होते हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ड नहीं होते हैं। अक्षर के बारे में बहुत से लोग बहुत सी परिभाषाएं बताएंगे, लेकिन आप लोग ये परिभाषा बताइएगा कि सभी वर्ड अक्षर होते हैं। मान लीजिए मैं का लिख रहा हूँ, का वर्ड भी है, अक्षर भी है, तो सभी वर्ड अक्षर होते हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ड नहीं होते। जैसे राम एक अक्षर है, राम अक्षर है, लेकिन हम इसको वर्ड नहीं कह सकते। इसलिए मैंने कहा कि सभी वर्ड अक्षर होते हैं। देखिए का क्या है? का एक अक्षर कह सकते हैं, लेकिन राम को आप वर्ड नहीं कह सकते। राम, श्याम,
दाम, ये क्या है, अक्षर हैं, इसको हम ऑर्डर नहीं कर सकते, लेकिन सभी वर्ड अक्षर होते हैं। जैसे का क्या है, एक वर्ड है, लेकिन इसको हम लोग अक्षर कह सकते हैं। तो आप लोग सीधे बताइए, सभी वर्ड अक्षर होते हैं लेकिन सभी अक्षर वर्ड नहीं होते हैं। तो अक्षर, कोई पूछेगा अक्षर क्या होता है तो बताइएगा सभी वर्ड अक्षर होते हैं लेकिन सभी अक्षर वर्ड नहीं होते हैं। जैसे का एक वर्ड है तो एक अक्षर है, राम एक अक्षर है लेकिन यह वर्ड नहीं है। तो अक्षर और शाब्दिक अर्थ होता है आ मतलब नहीं क्षर, मतलब जिसका अक्षर नहीं हो उसे क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। का वर्ड भी है, अक्षर है, मतलब अक्षर का मतलब होता है जिसका नाश ना हो सके। का एक अक्षर है, अब का को हम और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते, का को और ज़्यादा हम तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, इसलिए इसको क्या कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है, वर्ड कहलाती है। और अब का इससे ज़्यादा टूटेगा नहीं, इसका मतलब अब का नाश नहीं होगा, इसको इसलिए हम अक्षर कह सकते हैं। का एक वर्ड भी है, अक्षर भी है, इसलिए मैंने कहा कि सभी वर्ड अक्षर होते हैं लेकिन सभी अक्षर वर्ड नहीं होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि का वर्ड जो है अक्षर क्यों है, क्योंकि इसका अब नाश नहीं हो सकता, मतलब इससे ज़्यादा अधिक इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। डिफिनेशन आप लोग इसका यही बताओ, वे वर्ड जिनका क्षर मतलब नाश ना हो सके उन्हें अक्षर कहा है। जैसे का, अब इसका इससे ज़्यादा क्षर नहीं हो, इसका नाश नहीं हो सकता है, इसका यही स्वरूप रहेगा, तो इसलिए इसको ये भी बता सकते हैं, वे वर्ड जिनका क्षर ना हो सके उन्हें अक्षर कहते हैं। या ये भी बता दीजिएगा कि सभी वर्ड अक्षर होते हैं लेकिन सभी अक्षर वर्ड नहीं हो सकते हैं। दोनों परिभाषाएं आप बता सकते हैं, चाहे जो बताइए आप। हम लोगों ने वर्ड पढ़ा, ध्वनि पढ़ा, अक्षर पढ़ा। अब हम जानते हैं कि वर्ड और ध्वनि में अंतर क्या होता है। वर्ड और ध्वनि में अंतर, एक एक चीज़ आप लोग क्लियर करते चलिएगा। वर्ड किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं। जैसे मैं लिख दूं कमला, कमला, इसमें अगर ध्वनि पूछेगा, इसमें 3 ध्वनि हैं। ध्वनि कितने हैं, 3। कौन कौन से, का, म और ला, 3 ध्वनि हैं। अगर अक्षर इसमें वर्ड पूछेगा कितने वर्ड हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, इसमें वर्ड हैं, देखिए का, आ, मा, आ, ला। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें वर्ड 6 हैं और ध्वनि कितने हैं, 3। तो ध्वनि और अंतर, वर्ड और ध्वनि में यही अंतर है। जैसे कमला में तो कोई पूछेगा ध्वनि कितने हैं, 3, का है, माँ है, ला है। जब तक मैं मौखिक रूप से बोल रहा हूँ ध्वनि है, मैंने लिख दिया तो ये है वर्ड। तो ये ध्वनि और वर्ड में यही अंतर होता है। कमला में कितने ध्वनि हैं, 3, अक्षर कितने हैं, 6। इसमें 6 वर्ड है। देखिए का भी वर्ड है और आ भी वर्ड है। इसको हम लोग व्यंजन कहते हैं, इसको हम लोग स्वर कहते हैं। तो वर्ड दोनों है, तो वर्ड ये भी का भी वर्ड है, इसको व्यंजन कहेंगे, इसको स्वर कहेंगे। देखो व्यंजन स्वर, व्यंजन स्वर, व्यंजन स्वर। प्रत्येक व्यंजन के साथ जो है एक स्वर जो है जुड़ा होता है। बिना स्वर के जो है हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे का अंत में आ रहा है, खा अंत में आ रहा है, तो व्यंजन तभी हो सकता है उसके साथ स्वर जो है जुड़ा होता है। देखिए वर्ड तो दोनों है, एक स्वर और व्यंजन, इसलिए वर्ड पूछेगा कितने हैं तो 6 है। देखो एक व्यंजन, फिर स्वर, व्यंजन स्वर, व्यंजन स्वर। तो वर्ड कितने हुए, 6, और ध्वनि कितने हुए, 3। कुछ मैं आपको चीज़ नोट कराता हूँ, आप लोग उसको नोट करिएगा। पूछा जाता है, पूछेगा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो आप लोग क्या भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई आप लोग बताएंगे ध्वनि। इसको आप लोग नोट करिएगा अच्छे से। क्या बताएंगे, ध्वनि। अगर पूछेगा भाषा की
सबसे छोटी इकाई, तो आप लोग बताएंगे वर्ड मौखिक नहीं है। देखिए मौखिक मैंने हटा दिया, मैं छोटी इकाई, तब भी आप वर्ड बताएंगे। जब तक मौखिक नहीं बोलेगा तब तक आप लोग जो है ध्वनि नहीं बोलेंगे। अगर पूछेगा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो आप लोग क्या बताएंगे वर्ड, तभी बताएंगे वर्ड आप लोग। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड, अगर मौखिक इकाई पूछेगा ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तब भी वर्ड। अगर पूछेगा अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग बताएंगे शब्द। अगर पूछेगा भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, भाव अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, तो क्या बताएंगे आप लोग वाक्य। अगर पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई, आप लोग बताएंगे ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द, भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य, भाषा का सबसे बड़ा अंग, भाषा का सबसे बड़ा अंग, तब भी आप लोग क्या बताएंगे वाक्य। जब मौखिक इकाई है तो ध्वनि है। अगर मौखिक इकाई नहीं दिया है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड। अगर अर्थ दे दिया है, देखिए अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द और भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य। अगर पूछ लेगा अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई, तो आप लोग वाक्य बताएंगे, और अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द और भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य, और भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, वाक्य होता है। इस तरह से हम लोग आज जो है हमने देखा व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद देखा, परिभाषा देखा उसका, फिर हम लोगों ने देखा व्याकरण के अंग कितने होते हैं, हम संपूर्ण हिंदी को कितने भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं, वर्ड विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ड विचार देखा, वर्ड विचार किसे कहते हैं, वर्डों के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग के ज्ञान को क्या कहते हैं, वर्ड विचार कहते हैं। फिर वर्ड विचार के अंतर्गत हम लोगों ने वर्ड देखा, वर्ड क्या होता है, वर्ड का निर्माण ध्वनि से होता है, ध्वनि क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। फिर हम लोग देखा था कि वर्ड क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। फिर हम लोग ने देखा कि अक्षर क्या होता है, सभी वर्ड अक्षर होते हैं लेकिन सभी अक्षर वर्ड नहीं होते हैं। वह जिसका क्षर ना हो, जिसका नाश ना हो, उसे अक्षर कहते हैं। जैसे का हमने देखा कि का एक था व्यंजन था का, अब इससे ज़्यादा इसका क्षर नहीं हो सकता है, ये अक्षर हो गया। फिर हम लोगों ने देखा ध्वनि तथा
वर्ड में क्या अंतर होता है। जैसे कमला में 3 ध्वनि और कितने वर्ड थे, 6 वर्ड थे। फिर हम लोगों ने देखा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द, भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य और सब भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य है। तो साथियों, आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाता हूँ। इसके आगे कल आगे की वीडियो में बताता हूँ आपको। हम लोग जो है जल्द ही आपके सामने पेट का जो है कोर्स लेकर आ रहे हैं। आरबी सर आपको अब इसके बाद उनकी तबीयत ठीक हो गई है तो लगातार आपको मैथ पढ़ाएंगे और पेट का जो 20 नंबर का आपका ग्राफ है वो बहुत अच्छे से आपका तैयारी कराने वाले वो हैं। तो हम लोग जो है पेट भी पढ़ेंगे और एक कोर्स हमारा चलता रहेगा। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बस यही है। और अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं। जय हिंद साथियों।